अब हम इस वीडियो में वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, ये क्लास 12th के साथ साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व अन्य सभी प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें समझ आधारित पढ़ाई करनी चाहिए, बाकी रटने पर ज़्यादा भरोसा नहीं करें। रटने से कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं। चलिए अब बात करते हैं वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और ये पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किमी की ऊंचाई तक स्थित है। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक की निहित रहता है। वायु रंगीन है तथा गंधहीन होती है तथा जब ये पवन की तरह बहती है तब हम महसूस कर सकते हैं। इसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब देखिए वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता रहता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, यानी 120 तक तो देखिए ऑक्सीजन शून्य हो जाती है ऊंचाई पर, और जबकि 90 किलोमीटर पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प वाटर ड्रॉप्स हैं वो कम हो जाते हैं। देखिए गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। सौर विकिरण के लिए पारदर्शी कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है। जब पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है, इसने हवा के तापमान को बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। तो ये पार्थिव विकिरण अपारदर्शी होती है। इस कंसेप्ट को भी आगे चल के हम समझेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा? आप कल्पना भी करें तथा उसे लिखने की कोशिश करें। अगला है जल वाष्प। जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानी जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% से भी कम होती है। विषुवत से ध्रुवों की तरफ जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म न अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। अगला देखिए धूल कण। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालीमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी
ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्रों की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। आगे देखिए वायुमंडल की संरचना। अब तक तो था संगठन, अब आगे हमारी संरचना वायुमंडल यानी ऊंचाई के आधार पर। संगठन में तो क्या है, CO2 की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, जलवाष्प की मात्रा, धूल कण, इन्हें उसे संगठन में माना जाता है। कि संरचना में देखिए वायुमंडल अलग अलग घनत्व यानी डेंसिटी तथा तापमान टेम्परेचर वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ ये घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों यानी स्तरों में ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे नीचे का स्तर है, यानी सबसे नीचे की परत है। इसकी ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर तथा यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर विषुवत वर्ष पर 18 किमी की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वर्ष पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक सहवन किया जाता है या हो जाता है। इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। वाष्प में परिवर्तन संस्तर में होता है। देखिए संरचना में संगठन निहित होते हैं, यानी वायुमंडल की जो संरचना है उसमें संगठन का जो स्तर है वो अलग अलग पाया जाएगा, क्योंकि जो ऊंचाई पे जाएंगे तो अलग अलग, जैसे CO2 की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, हीलियम की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, धूलकणों की मात्रा अलग अलग होती है। ये कोरिलेट है आपस में। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री से घटता है, जबकि जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है कौन सा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं, यानी समताप मंडल और क्षोभ सीमा, इनको अलग करने वाले क्षोभ सीमा कहलाती है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री से ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री होता है। ये लैब असिस्टेंट 2022 के क्वेश्चन में ये ऐसे कैसे लाइन आई थी, विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा हवा का तापमान -180 और ध्रुवों पर 45 होता है। ये -180 वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि ध्रुवों के ऊपर -45 होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किमी की ऊंचाई तक फैला होता है। इस स्तर में भी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है। 80 किमी की ऊंचाई तक पहुंचकर ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को देखिए, ये है हमारा क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप, समताप सीमा, मध्य सीमा और बाह्य, और फिर लास्ट में बहिर्मंडल। मध्य सीमा कहते हैं आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किमी के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस स्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर जो कि बाह्य मंडल के ऊपर स्थित है उसे बहिर्मंडल कहते हैं, सबसे ऊंचा स्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस स्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी स्तर हमें प्रभावित करते हैं या सभी स्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 स्तरों का ही अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व, ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौसम और वायुमंडल के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, और इनमें से एक प्रश्न आपके सामने उपस्थित किया होगा। जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, इन तत्वों के बारे में जानकारी विस्तृत अगले पाठों में देखने को मिलेगी।
तो देखिए, निम्नलिखित में कौन से गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो नाइट्रोजन है। वह वायुमंडल पर जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्षोभ सीमा है। समुद्री नमक, पराग, धूल कण, ये किससे संबंधित है? ये आपको पता है, धूल कणों से संबंधित है। कितनी हो जाए इन पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120, 120 पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो ये मैंने बताया था ना आपको, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखने को जरूर मिलेगा। और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपके सामने इस प्रश्न की पूरी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। देखिए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी थी, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। इसलिए हमें इस एनसीईआरटी के एक एक लाइन का एक एक अक्षर इतनी समझ आधारित होना चाहिए आपके ब्रेन के अंदर, ताकि आपको अनावश्यक दूसरी किताबें डिस्कस नहीं करनी पड़े। आखिर पढ़ना तो उनमें भी पड़ेगा, पढ़ना इसके साथ भी पड़ेगा, लेकिन यदि हम शब्दों को और उसकी टॉपिक की गहनता को समझेंगे तो शायद हमारे विकसित होगा दिमाग और हम अच्छा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे समझ आ रहा है। धन्यवाद।